Hello everyone. So today we are going to do section 5, the abolition of slavery from the French Revolution, chapter 1. So in this video you will learn about the slavery. Okay, slavery का मतलब होता है गुलामी या दास्ता. ठीक है, यानी वो लोग या वो सेक्शन जो कि बहुत ही पुअर था, गरीब था. ठीक है, उन्हें लोग गुलाम बनाया करते थे, खासकर जो बिजनेसमैन थे. ठीक है, और प्लांटेशन ओनर्स हुआ करते थे, यानी जो खेती वगैरह करवाते थे, लैंड लॉर्ड्स थे. तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ता गया, जैसे जैसे जो एक कंट्री दूसरे कंट्री में कॉलोनीज़ बनाने लगी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस. ठीक है, और इसलिए काम करने के लिए लेबर्स की ज़रूरत हुई. तो उन लेबर्स को वो कहाँ से लाते? तो स्लेवरी एक नया कस्टम, एक नई दास्ता शुरू हुई जिसे हम स्लेवरी बोलते हैं. लेकिन किस तरीके से फ्रांस में स्लेवरी शुरू हुई और किस तरीके से ख़त्म हुई, इसी के बारे में हम ये पढ़ेंगे. सो वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबियन रेजीम. हमने पढ़ा था कि फ्रांस में टाइम टू टाइम जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज होती रही है. ठीक है, पहले जो थर्ड एस्टेट था उसने नेशनल असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जो लोअर सेक्शन थे, लोगों का जो एक निम्न वर्ग था, उनके अधिकारों के बारे में वो बात नहीं करता था संविधान जो नेशनल असेंबली ने बनाया था. उसके बाद जैकोबियन गवर्नमेंट आई. जैकोबियन में हमने रॉबस्पियर के बारे में पढ़ा था, जिसने कि रिपब्लिक के बारे में बात की. रिपब्लिक यानी लोगों द्वारा बनाई गई सरकार. लेकिन रॉबस्पियर ने भी काफ़ी क्रूअल तरीके से अपने रूल्स को फॉलो करवाया, जिसकी वजह से एक साल यानी अराउंड 1793 से 1794 तक एक रेन ऑफ टेरर रहा. अब हुआ क्या कि जो ये जो स्लेवरी थी, ओके, ये जो ख़त्म हुई है वो जैकोबियन रेजीम के टाइम पर ही हुई है, यानी जैकोबियन सरकार ने इसको एबॉलिश किया था. वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म, जो सामाजिक सुधार एक किया गया, जो बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था, वो जैकोबियन रेजीम में हुआ, यानी जैकोबियन सरकार के दौरान हुआ. दैट क्या थी वो रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म? वो था एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज़. फ्रांस ने भी अपने आसपास के इलाकों में, एरियो में क्या किया था? अपना कब्ज़ा कर रखा था. दे सीज्ड दैट एरियाज़ और वहाँ अपनी कॉलोनीज़ बना ली थी. तो उन कॉलोनीज़ में भी स्लेवरी जो थी काफ़ी टाइम से चल रही थी. ठीक है, लोग जो खासकर 3 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका और एशिया, ये कुछ ऐसे पिछड़े हुए कंटिनेंट्स थे जहाँ पर जो काले लोग थे, ठीक है, ब्लैक पीपल, उन्हें स्लेव बना लिया जाता था, गुलाम बनाया जाता था और उनसे काम लिया जाता था. तो आप समझ सकते हैं कि गुलाम का मतलब एक पूरी तरह से जानवर की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था. द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मार्टिनिक, गॉडेलूप एंड सैन डोमिंगो. ओके, ये एक्चुअली फॉरेन वर्ड्स हैं तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है. तो ये 3 कैरिबियन सी में फ्रेंच कॉलोनीज थी. ठीक है, वर इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटी सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी. तो इन 3 फ्रेंच कॉलोनीज़ में, ये ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी. ओवरसीज़ का मतलब है जो फ्रांस का पूरा जो मैप है उसके अलावा, यानी समुद्र के पार जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं या जो एरिया है वो ओवरसीज़ कहलाते थे. तो समुद्र पार भी फ्रांस ने क्या कर रखा था? इन पर कब्जा किया हुआ था. तो ये कहलाते हैं ओवरसीज़ कॉलोनीज़. ओके, तो ये जो तीनों थे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे. क्यों थे ये फ्रेंच कॉलोनीज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि वहाँ से क्या सप्लाई होता था? जो बहुत ही ज़रूरी सामान थे, कमोडिटीज़ थी, जैसे कि टोबैको, इंडिगो मतलब नील, टोबैको मतलब तंबाकू, चीनी एंड कॉफ़ी. ओके, तो ये 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन इसकी खेती करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी. बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स, ये जो थे ये फ्रांस से बाहर की लैंड्स थी, ज़मीनें थी.
तो वहाँ पर जो यूरोपियंस थे, ठीक है, फ्रांस के ही लोग थे जो यूरोपियंस थे, उन्होंने उनका मन नहीं था कि वो इस तरीके के अनफेमिलियर लैंड्स पे जाकर खेती करे, काम करे। तो वो काफ़ी रिलक्टेंट थे। रिलक्टेंट का मतलब होता है अरुचि दिखाना, मतलब जिनका मन ना करे काम करने का। तो वो नहीं जाना चाहते थे बाहर इतनी दूर काम करने के लिए। दैट मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। तो टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी की जो प्लांटेशन होती थी उसकी लेबर उन्हें नहीं मिली, क्योंकि लोगों ने खुद वहाँ जाकर काम करने के बारे में क्या नहीं सोचा, वो नहीं करना चाहते थे। अब इससे पहले मैं आपको मैप दिखा देती हूँ इन तीनों के ओवरसीज़ क्या हैं। एक बार उधर ही देख लेते हैं। देखिए, अब देख लीजिए ध्यान से। ओके, दिस इज़ यूरोप। ओके, यहीं पर फ्रांस है, ये करीबियन सी है, ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है। बीच का ये पूरा पार्ट आप देख सकते हैं जुड़ा हुआ है, जिसे सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। ये करीबियन सी है यहाँ पर। ओके, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। यहीं पर फ्रेंच ओवरसीज़ है। ये पूरा अटलांटिक ओशन है यहाँ पर, ये अटलांटिक ओशन जाता है। एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, अटलांटिक ओशन का शेप कैसा है। दिस इज़ एस शेप्ड। आप देख सकते हो किस तरीके से, यहाँ से ये ऐसा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाता है एस शेप्ड ओशन कौन सा है, तो दैट इज़ अटलांटिक ओशन। अब देखिए, ये तो आपने देख लिया कंटिनेंट्स का पूरा मैप है। ओके, ये रहा अंटार्कटिका, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दिस इज़ मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ओके, इस तरीके से ये, और यहाँ पर आ जाता है आपका आर्कटिक ओशन। अब देखिए नेक्स्ट मैप, ये रहा फ्रेंच कॉलोनीज। देखिए, ये रहा फ्रांस यूरोप में, ठीक है। दिस इज़ अटलांटिक ओशन। यहाँ पर हमने अभी देखा था साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के पास पड़ता है कैरिबियन सी। अब यहाँ देखिए, ये रहा मार्टिनिक जो हमने अभी पढ़ा था, गॉडलूप, और यहीं पर है सेंट पेरी मैक्यूलिन। ये सारे एक्चुअली फ्रेंच गुयाना और सेंट मार्टिन, ये सारी फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं। ओके, तो ये फ्रेंच कॉलोनीज़ जो थी, ये भी फ्रेंच कॉलोनीज़ आप देख सकते हो दूर दूर, ये सारी फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं। इस तरीके से इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य फैलाया हुआ था। तो ये रहे छोटे छोटे आइलैंड्स। यहाँ पर अगर हम देखें, अभी मैंने आपको दिखाया था जो करीबियन सी के पास छोटे छोटे से डॉट्स थे वो आइलैंड्स थे। तो यहीं पर फ्रेंच की कॉलोनीज़ थी, मार्टिन की ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर स्लेवरी, यहाँ पर ही जो प्लांटेशन होती थी टोबैको की, शुगर और कॉफ़ी और इंडिगो यानी नील, इनकी खेती हुआ करती थी, और ये सप्लाई होती थी फ्रांस में, ठीक है। अब प्लांटेशन के लिए लेबर्स चाहिए थे। अब आगे और दिखा देती हूँ आपको। फिर कैरेबियन सी, अभी हमने देखा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का ये छोटा सा आइलैंड हो गया एक तरीके से। और ये रहा आपका फ्रांस का ओवरसी, ये रहा, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, ठीक है। दिस इज़ गुडलूप और मार्टिनिक। ये देखिए फ्रांस ओवरसीज़ है तो यहाँ नाम लिखा हुआ है। और देखिए फ्रांस की ओवरसीज़ कहाँ है। जितने आप नाम देख रहे हो ब्रैकेट में, ये सब अलग अलग कंट्रीज़ की ओवरसीज़ हैं, ठीक है। तो ये रहा एक फ्रांस की ओवरसीज़ है मार्टिन, ये रहा एक फ्रांस का, ये छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। ये यहाँ पर खेती हुआ करती थी। ओके, चलिए वापस चलते हैं। सो but the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage, कमी हो गई लेबर की on the plantations. So this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and the America. अब क्या हुआ, एक ट्राइंगल बना स्लेव ट्रेड का, ठीक है। एक तरफ यूरोप, एक तरफ अफ्रीका, एक तरफ अमेरिका, यहाँ से स्लेव्स लाए गए, ठीक है। द स्लेव ट्रेड बिगैन इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का मतलब 1600 से लेकर 1699 तक, इसको 1700 बोलेंगे, 1700 की सदी बोलेंगे। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डोक्स एंड नैंटीज टू द अफ्रीकन कोस्ट। बॉर्डिक्स पढ़ेंगे इसे, और 90s, ये एक्चुअली क्या थे, फ्रेंच पोर्ट्स थे। इसका भी आपको मैप दिखा देती हूँ, देखिए
ये रहा फ्रांस का ये मैप है। ओके, दिस इज़ द मैप ऑफ फ्रांस। ये पूरा फ्रांस है, यहाँ से पूरा ये फ्रांस है, आप देख रहे हो। अब देखिए यहाँ पे पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन से दो पोर्ट्स हैं, एक नैंटीज और बॉर्डिक्स। यही ये एक्चुअली दो ऐसे पॉइंट्स थे, ओके, बॉर्डिक्स एंड नैंटीज फ्रांस के दो पोर्ट्स थे जो सेंटर बन गए थे स्लेव ट्रेड के, क्योंकि यहीं से शिप्स जाया करती थी जैसे कि अमेरिका चले गए, अफ्रीका, और जो और कौन सा था एक कंटिनेंट, अमेरिका, अफ्रीका, तो यूरोप, ये अलग अलग जगहों पर जो स्लेव्स मिला करते थे, तो इसी पोर्ट से स्लेव की खरीदारी करने के लिए जाते थे। तो ये जो दो पोर्ट्स थे, नैंटीज एंड बॉर्टिक्स एंड नैंटीज, ये दोनों पोर्ट्स जो थे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए फ्रांस में स्लेव ट्रेड के लिए। ओके, चलो आगे। फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डिक्स एंड नैंटीज टू द अफ्रीकन कोस्ट, ये क्या करते थे, यहाँ से अफ्रीका की कोस्ट में जो अफ्रीकन कोस्ट थे वहाँ जाते थे। वेयर दे बॉट स्लेव, जहाँ पे वो स्लेव्स यानी गुलाम खरीदते थे फ्रॉम द लोकल चीफटेन्स। चीफटेन्स मतलब जैसे कि मुखिया हो यहाँ पर, या फिर जो जो स्लेव्स बेचा करते थे, उनके पास जाकर लोकली क्या करते थे, वो लोग स्लेव खरीदते थे। अब आप देखिए, जैसे कि हम कोई सामान खरीदते हैं, ब्रांडेड सामान खरीदते हैं, उस तरीके से इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था। ब्रांडेड एंड शैकल्ड, ब्रांडेड मतलब उन आदमियों पर जो स्लेव्स थे, जिनको गुलाम बनाया गया, जिन्हें खरीदा जाता था, उनके ऊपर एक निशान, उनके शरीर पर एक निशान बना दिया जाता था, पहचान बनाते थे, ब्रांडेड थे वो, यानी कि एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन है तो उसका ये गुलाम है, कोई और नहीं ले सकता है, तो उसके शरीर पर निशान बना दिया जाता था। शैकल का मतलब उनके हाथ पैर बांध दिए जाते थे ताकि वो भाग ना सके। द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप, अब जब खरीद लिया तो वापस वो अपने देश लेके आ रहे थे फ्रांस, तो क्या करते थे, उन्हें अच्छे से टाइटली बांध के और शिप में पैक कर दिया करते थे। फॉर द 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द करीबियन, मैंने अभी मैप में दिखाया किस तरीके से अटलांटिक ओशन से लेकर करीबियन लेकर जाते थे, ठीक है, वहाँ पर क्योंकि वहीं प्लांटेशन होती थी तो वहीं ले जाते थे सीधा, जो फ्रेंच ओवरसीज कॉलोनीज थी। अटलांटिक ओशन से लेकर करीबियन तक जाने में कम से कम 3 महीने का समय लगता था। वॉयज मतलब समुद्री यात्रा, वॉयज का मतलब समुद्री यात्रा, तो 3 महीने की समुद्री यात्रा करके अटलांटिक से करीबियन पहुँचते थे। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, अब जो फ्रांस का जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो क्या करते थे, जो सरकार होती थी क्या करती थी, ओवरसीज़ ले गई, वहाँ पे ले गई अपनी अपनी कॉलोनीज़ में, और वहाँ जो स्लेव खरीद कर लाई थी, वो प्लांटेशन ओनर्स जो होते थे, जो ये टोबैको और शुगर कॉफ़ी जो उगाते थे, उन्हें बेच दिया करते थे। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo. अब हुआ क्या कि जो स्लेव्स थे, इनका खूब एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनसे लगातार काम करवाया जाता था, पैसे नहीं दिए जाते थे बदले में, ना कपड़े होते थे उनके शरीर पे, उनको बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। खाने के लिए एक टाइम दे दिया, सारा दिन काम कराया, कोई राइट्स नहीं होते थे गुलामों के, कोई अधिकार नहीं होते थे, वो कहीं घूमने जा नहीं सकते थे, इधर उधर मूव नहीं कर सकते थे, सिर्फ वो अपने मालिक के पास ही रहते थे, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन किया गया गुलामों का, जिसकी वजह से जो डिमांड होती थी यूरोपियन मार्केट्स में चीनी, कॉफ़ी और इंडिगो की, तब वो डिमांड्स पूरी की जा सकती की गई, ठीक है, यानी उन स्लेव से बहुत काम लिया गया और तब जाकर प्लांटेशन हुई, और इतनी डिमांड में जो डिमांड होती थी यूरोपियन मार्केट्स में, वो पूरी की जाती थी उन मांगों को। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डियक्स एंड नेंटीज, मैंने आपको दिखा दिया बोर्डिक्स एंड नेंटीज, ये जो पोर्ट सिटीज़ थी, दे ओड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड, क्योंकि वहाँ पर स्लेव ट्रेड बहुत ज़्यादा होने लगा, प्रॉस्परस हुआ, फैलने लगा वहाँ पे ट्रेड स्लेव्स का, क्योंकि वही दो पोर्ट्स थे जहाँ से वो शिप्स जाती थी, ठीक है, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, स्लेव्स खरीद के लाते थे। तो अगर इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाए इन दोनों पोर्ट्स की, तो वो काफ़ी अच्छी होती चली गई, ठीक है। देन
थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। जैसे जैसे 18वीं शताब्दी आई, देखिए 17वीं शताब्दी में फ्रेंच स्लेव जो था, स्लेव ट्रेड फ्रांस में शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी आते आते थोड़ी थोड़ी सी जो है आलोचना करने लगे लोग कि भाई इंसानों को हम स्लेव क्यों बना रहे हैं। फ्रांस में स्लेवरी के अगेंस्ट लोग बोलने लगे। जो नेशनल असेंबली थी, इट हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। नेशनल असेंबली में काफ़ी डिबेट्स होते थे, ठीक है। उन डिबेट्स में डिस्कस किया जाता था कि जो राइट्स ऑफ मैन हैं, यानी जो आदमियों का अधिकार है, क्या उन्हें एक्सटेंड किया जाए, उन्हें उन्हें कहाँ तक फैलाया जाए। हर एक फ्रेंच सिटीज़न यानी हर एक फ्रांस में रहने वाला जो नागरिक है, हर किसी तक इन अधिकारों को पहुंचाना चाहिए। और वहाँ भी जहाँ पर फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं, उन जगहों पे भी जहाँ पर फ्रांस ने कब्ज़ा किया है, उन कॉलोनीज़ में भी रहने वाले नागरिकों को भी ये अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राइट्स ऑफ मैन जो हैं वो प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज। लेकिन डिस्कशन हुआ कि स्लेवरी ख़त्म होनी चाहिए, सबको अधिकार है जीने का, फ्रीडम का, लेकिन कोई किसी तरह का कानून पास नहीं किया गया। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, क्योंकि स्लेव ट्रेड सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा था किन की वजह से, बिजनेसमैन की वजह से। जब प्लांटेशन होती थी, जो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ थी, जो खाद्य पदार्थ थे, उनकी प्लांटेशन के लिए इन स्लेव्स का यूज़ होता था। अगर स्लेवरी ख़त्म कर देते तो फिर इनकी जो प्लांटेशंस हैं, खेती थी जो कॉफ़ी की, शुगर की, इंडिगो, इनकी खेती कैसे हो पाती। तो उन्होंने सोचा कहीं बिजनेसमैन हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, अपोजिशन में ना खड़े हो जाएं, जिनकी इनकम जो थी, हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। और इस जो खरीद फरोख्त होती थी स्लेव्स की, गुलामों की, इसमें भी काफ़ी पैसा कमाया जाता था। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन, याद होगा जैकोबियन ने एक अलग कन्वेंशन, नेशनल असेंबली की जगह कन्वेंशन बनी थी। नेशनल असेंबली जैसे बनी थी उसकी जगह पे कन्वेंशन बना था, जब रॉबेस्पियर ने जैकोबियन गवर्नमेंट बनाई थी। तो 1794 में 94 में कन्वेंशन बनी एंड इट लेजिस्लेटेड, एक कानून बनाया टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस। तो इस कन्वेंशन ने यानी जैकोबियन गवर्नमेंट ने 1794 में एक कानून बनाया कि जितने भी गुलाम हैं फ्रेंच ओवरसीज में, यानी जो फ्रेंच कॉलोनीज में, समुद्र पार जो फ्रेंच कॉलोनीज है वहाँ पर जितने गुलाम हैं उन्हें क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, ठीक है, फ्री कर दिया जाए। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। लेकिन ये जो बदलाव था, ये जो कानून था, सिर्फ थोड़े समय के लिए ही बना रहा। 10 years लेटर, करीब 10 साल बाद, जब नेपोलियन आया, साम्राज्य उसने अपना फैलाया, इट री इंट्रोड्यूस का मतलब उसने दोबारा से स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। यानी वापस से गुलाम वंश जो था, वो गुलामी जो थी वो वापस से शुरू हो गई। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम। अब क्या हुआ, भाई स्लेवरी शुरू हुई तो जो प्लांटेशन ओनर्स थे, यानी जो यानी जो खेती करवाते थे, जो मालिक थे, उन्हें फ़ायदा होता था स्लेवरी से। वो समझ गए उनकी अपनी जो फ्रीडम्स थी, एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज। उन्होंने सोचा ये हमारा अधिकार है। जो प्लांटेशन ओनर्स हैं, इन्होंने समझा कि ये हमारा अधिकार है कि जो अफ्रीकन निग्रोज हैं, यानी अफ्रीका में रहने वाली जो प्रजाति निग्रो है, ठीक है, जो काले लोग हुआ करते थे, उन्हें हम स्लेव बना सकते हैं, गुलाम बना सकते हैं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। ताकि हम अब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनना है, फ्लोरिश करना है अपना बिजनेस, तो हमें निग्रोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा एज अ स्लेव। Slavery was finally abolished in French colonies in 1848 और 1848 में, यानी 19वीं सदी, 1848 में ये जो स्लेवरी थी एबॉलिश कर दी गई। ये इम्पॉर्टेंट ईयर है, याद रखना कि 1848 में फ्रांस में यानी फ्रेंच कॉलोनीज़ में स्लेवरी जो थी वो एबॉलिश कर दी गई। एबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना, ठीक है। तो स्लेवरी जो थी, वो जो गुलामी थी, वो ख़त्म कर दी गई। अब आप देखिए यहाँ पर निग्रोज क्या होते हैं। निग्रो क्या है? अ टर्म यूज फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। इंडिजिनस मतलब गरीब लोग। अफ्रीका के
जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, उनके लिए निग्रोस टर्म यूज़ किया जाता था। इट इज़ अ डेरोगेटरी टर्म। डेरोगेटरी मतलब निंदनीय है, बहुत ही इंसल्टेड करना, किसी को इंसल्ट करना, इस तरीके का ये निंदनीय शब्द था, जो कि नॉट इन कॉमन यूज़ एनी लॉन्गर, जो अब किसी भी तरह से यूज़ नहीं किया जाता। निग्रो हम नहीं बोलते हैं किसी को भी। इमेंसिपेशन, द एक्ट ऑफ फ्री। इमेंसिपेशन का मतलब होता है किसी को आज़ाद कर देना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।